कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम लोग सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। साथ में हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। तो सबसे पहला इंटेंशन जो है, ये हमारा क्लास 6 का जो है 6 का हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी का एक एक चैप्टर को डिस्कस करना है, इसका एमसीक्यू कंप्लीट करना है, फिर क्लास 7 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखिए, हमारा एग्ज़ाम में भी जुलाई या अगस्त में हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है और अभी तक ऐसा कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि एग्ज़ाम अगस्त में कंडक्ट किया जाएगा या जुलाई में कंडक्ट किया जाएगा। इसकी इंफॉर्मेशन आपको मई में ही मिल सकता है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ठीक है। लेकिन हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा 6 to 8 की जो बुक है, यही जो है हमारा जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे केवीएस एनवीएस हो गया, बीपीएससी स्टेट, सबका बेस होता है। ठीक है। तो सबसे पहला तो इंटेंशन हमें 6 to 8 की बुक है, फिर 9 10 पर हम लोग फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बता दें, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है कि एग्ज़ाम जो है जुलाई में होगा या अगस्त में होगा। फिर भी हमें तैयारी स्टार्ट करना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे अपना तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आज का क्लास जो है क्लास 6 का चैप्टर 1 है, क्या कब कहाँ और कैसे। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो सीटेट होता है वो 60 मार्क्स का होता है। इसमें से 20 मार्क्स जो होता है डियर, ये पेडालॉजी की होती है, और पेडालॉजी का होता है 40 मार्क्स जो रहता है, ये हमारा 6 to 8 की बुक से रहता है। तो इस 40 मार्क्स में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कि क्लास 6 के बुक से पूछ लिया जाता है, और क्लास 6 का 1 से लेकर 2 3 4 चैप्टर तक जो रहता है, ठीक है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस चैप्टर से कई बार क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है, जो कि हम लोग चैप्टर का डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सॉरी आपने इतना टाइम वेस्ट किए उसके लिए। तो देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। चैप्टर है आपका क्या कब कहाँ और कैसे, चैप्टर 1। तो यहाँ पे अतीत के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकता है। जैसे उस समय भी जो है कुछ लोग थे आखटक। आखटको मतलब क्या होता है, जो शिकारी होते हैं उसको कहते हैं हम लोग आखटको। कुछ पशुपालक थे, कुछ कृषक थे, कुछ शासक थे, कुछ व्यापारी थे, कुछ कलाकार थे, कुछ वैज्ञानिक थे। ठीक है। कुछ कोई राजा था, कोई मतलब कि दास था। तो इनकी जो कहानियां है ना, सब अलग अलग है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि बच्चे उसमें क्या क्या खेल खेलते थे, बच्चे कौन सी कहानियां सुनना पसंद करते थे, और ये कौन सा नाटक देखते, मतलब नाटक देखा करते थे, कौन से गीत गाया करते थे। ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग को मतलब जान सकते हैं। फिर देखिए, लोग कहाँ रहते हैं। नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे थे, और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे, कुछ आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। और भोजन के लिए देखिए, ये जो भोजन के लिए जो है उसमें आरंभिक लोग थे, उस पर डिपेंड रहते थे। तो जो जंगल पे डिपेंड रहते थे और शिकार पे डिपेंड रहते थे। जंगल से उन्हें जो भी वस्तुएं मिलती थी, जैसे पेड़ पौधे हो गया, फल हो गया, ठीक है, और जानवरों का शिकार किया करते थे। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ है। तो पता है ये कहाँ है, उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम में क्या है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ था। तो यहाँ पे 8000 वर्ष पूर्व, कितने 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ का उपजाया गया था, यानी उपजाना आरंभ हुआ था। तो क्वेश्चन कई बार ये हर कंपटीशन में पूछा गया है कि भाई बताइए कौन सी फसल है जिसको सबसे पहले उपजाया गया था। ठीक है। तो ये हमारा गेहूं और जो है, कितने साल पहले बोल रहा, 8000 साल पहले। कहाँ पे बोल रहा, तो ये सुलेमान और किरथर पहाड़ी पे बोल रहा है। सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम में है। ठीक है। सबसे पहले कौन सी पशुओं का पालतू बनाया गया था, आपको पता है। गाय था, बैल था, भेड़ था, बकरी था। ठीक है। तो उत्तर पूर्व में गारो, अब गारो आ जाइए। गारो जो है ना उत्तर पूर्व में है, और मध्य भारत में हम लोगों का विंध्य पहाड़ी है। पता है ये विंध्य पहाड़ी में क्या हुआ था, सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ठीक है।
ये सब चीज़ें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे फोकस किए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोग सिंधु नदी पे चलते हैं। पता है सिंधु नदी और इसकी जो सहायक नदी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, मतलब कि सहायक नदी पता है किसको कहते हैं, ये याद रखिएगा। सहायक नदी ऐसी छोटे-छोटे नदियों को कहते हैं जो कि बाद में जाके एक बड़ी नदी से मिल जाती है, उसको हम लोग सहायक नदी कहते हैं, ठीक है। तो 4700 वर्ष पहले क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ आरंभिक नगर जो है फले-फूले थे। अब गंगा वो उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कितने साल पहले हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब यहाँ से दो चीज हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि सिंधु नदी पे कुछ आरंभिक नगर जो है फले फूले थे 4700 साल पहले, और गंगा नदी पे नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन, तो यहाँ पे सोन क्या हो गया, गंगा नदी की सहायक नदी हो गया। तो गंगा के दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण मान लीजिए गंगा है, ये गंगा तो इसके दक्षिण में जो है, इसका जो आसपास का जो क्षेत्र है ना, या इसकी गंगा है तो इसके जो दक्षिण है, इसके जितने भी आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, इस समय आसपास का जो क्षेत्र था इसको हम लोग क्या कहते हैं, मगध कहते हैं। और पता है उस समय मगध जो था बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, और ये मगध जो है अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं आपको पता है, ये बिहार के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा मगध जो है वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। तो उस समय ये बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था, इसके शासक के बारे में बोल रहा। तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे, अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा कि पता है जैसे कि अभी भी आप देखे होंगे कि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, गांव के लोग जो है शहर जाया करते हैं, और कभी कभी शहर के लोग जो है दूसरे कंट्री चले जाते हैं। तो भाई ऐसा क्यों होता है, ये लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये यात्रा जो है व्यापार करने के लिए करते हैं, अपना रोजी रोटी कमाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसी चीज़ों को डिस्कस किया गया है, कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। और सेम चीज़ को बोल रहा है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, मतलब पहले तो लोग यात्रा करते थे ये हमें समझ में आ गया, लेकिन उस समय यात्रा करना बहुत ही जोखिम भरा था, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था, मतलब कि किसी तरह का ट्रैवलिंग नहीं था, जैसे कि अगर हम बोले ना एरोप्लेन था, ना शिप था, ना कुछ था, फिर भी ये लोग जो है ट्रैवल करते थे, ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी, समुद्र को पार किया करते थे। तो उस समय जो है आपका ट्रैवलिंग करना बहुत ही जोखिम भरा था। तो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो भाई इसकी भी आंसर जो है हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं तो पता होता क्या है, यहाँ पे संस्कृतियों का समृद्ध होता है, संस्कृतियों का समृद्ध होता है, मतलब कि बहुत चीजें जो है जो कि अलग अलग, अगर आप हमारा भारत का ही बात कीजिए, ठीक है, तो भारत में जितने भी राज्य है 28 स्टेट है, तो हर एक स्टेट में कुछ चीजें जो है आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है, इनकी जो फेस्टिवल्स अलग होते हैं, इनके खान पान अलग होता है। तो जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो भाई हमें वहाँ का संस्कृति के बारे में पता चलता है, फिर उसको हम लोग अपनाते हैं, उसके खाना पीना जो रहता है वो थोड़ा सा अलग होता है, कुछ अलग अलग चीजें रेसिपी देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं खुद की बात करती हूँ, हम हैं झारखंड से, लेकिन अभी फ़िलहाल हम महाराष्ट्र में हैं, तो यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है जो कि हम लोग वहाँ पे नहीं जानते थे, ठीक है। फिर बहुत सारे फेस्टिवल्स भी ऐसे हैं जो कि हम लोग यहाँ वहाँ पे नहीं सेलिब्रेट करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आए यहाँ पे तो उस चीज़ को हम लोग भी सेलिब्रेट करने लगे, यहाँ की कुछ चीज़ें जो जो रेसिपी है कुछ खाएँ तो वो अच्छा लगने लगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि संस्कृतियों का समृद्ध होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, ये देश के नाम है। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये बताइए कि इंडिया
तथा भारत जो नाम आज हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये कहाँ से आया था? तो ये जो इंडिया शब्द जो है ना, ये इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस से निकला है। और इसको हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। तो पता है, ये जो ईरान लोग और ये जो यूनानी लोग जो थे, जो कि उत्तर पश्चिम से आए हुए थे, ये 2500 वर्ष पूर्व आए थे। और यही लोग जो है ना, सिंधु को क्या कहते हैं? हिंदूज अथवा इंदोज कहा था, ठीक है। और इस नदी के पूरब में स्थित, यानी पूरब में मतलब क्या हुआ, इस जगह पे पूरब में स्थित जो भूमि प्रदेश है, यानी जो क्षेत्र है, उसके लिए इन्होंने इंडिया शब्द को इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो देखिए, भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो उत्तर पश्चिम में जो लोग रह रहे थे, तो उन सब के लोगों के लिए ये भारत नाम का प्रयोग किया गया था। और इसका उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद जो है ये आपका लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो 3500 वर्ष पुराना है, और इसमें हमें देखने को मिला है, ठीक है। बाद में इसका प्रयोग जो है देश के लिए होने लगा। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, यहाँ पे देखिए, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। पांडुलिपि जो है ना, ये आपका लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को जो है यहाँ पे एक साथ बांध दिया गया था, और इस तरीके से वो जो है एक किताब बन जाता था। भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी पांडुलिपि को तुम कहाँ देख सकते हो? तो एक तो भुज पेड़ याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में लगने वाला भुज नामक पेड़ की छाल से ये पांडुलिपि तैयार किया जाता है। तो भुज नामक पेड़ का छाल कहाँ है? तो हिमालय क्षेत्र में है। यहाँ पे देखिए, अतीत के बारे में कैसे जाने, इसमें क्या है, अतीत की जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती है? तो पांडुलिपि से मिलती है। पांडुलिपि क्या होता है? इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? ये लैटिन शब्द मेनू से, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ से निकला हुआ, ठीक है। स्क्रिप्ट मतलब लिखना, तो हाथ से लिखना हुआ, इसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ये लैटिन शब्द से बना हुआ है। देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया कि इतनी बहुत पुराना, बहुत वर्ष हो गया, काफ़ी वर्ष बीत गया। इससे क्या हुआ कि बहुत सारी पांडुलिपि को जो है कीड़ा खा लिया है, और अभी भी कुछ पांडुलिपि जो है उपलब्ध है। वो कहाँ है? तो ये मंदिर और विहारों में उपस्थित है। तो इस पुस्तक से हमें क्या क्या जानकारी देखने को मिलता है? तो इन पुस्तकों से हमें उस समय की जो धार्मिक मान्यता थी, जो व्यवहार थी, जो राजाओं की जीवन थी, औषधियों के बारे में, विज्ञान के बारे में जानकारी देखने को मिलता है। इसके अलावा उस समय की कविताएं, नाटक के, महाकाव्य की जानकारी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसमें से कई जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी पांडुलिपि ऐसी है जो कि प्राकृत और तमिल में लिखा गया है। प्राकृत भाषा कौन सी भाषा होती है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राकृत भाषा जो होता है ना, इसका प्रयोग आम लोग करते हैं। आम लोग करते हैं मतलब ये आम भाषा। आम भाषा मतलब कि हम लोग अपने बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख जो होता है ना, जो आपका जो कठोर जो सतह होता है, जैसे ये पत्थर हो गया या लकड़ी हो गया, तो अगर उस पे हम लोग कुछ उत्कीर्ण करवाते हैं तो उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख का जब भी बात आता है, तो यहाँ पे राजा अशोक का बात आता है, ठीक है ना। तो यहाँ अभिलेख से हमें क्या देखने को मिलता है? तो उस समय जो भी होता था, जैसे कि ये लोग अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे, और उसमें राजा और रानियों की और जो भी अन्य स्त्री पुरुष थी, उनके कार्यों का विवरण जो है हमें यहाँ पे अभिलेख में देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए, लिपि, पता है ना लिपि किसको कहते हैं? जब हम लोग कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग लिपि का प्रयोग करते हैं। और कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और देखिए, पुरातत्वविद क्या होता है? पुरातत्वविद हम लोग उसको कहते हैं जो कि अतीत का अध्ययन करता है, लेकिन अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करता है। अतीत का जो वस्तुओं का अध्ययन करता है, अगर वस्तु आ गया तो यह पुरातत्वविद हो गया, ठीक है। और इतिहासकार भी जो होते हैं वो भी अतीत का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो लिखित सामग्री का भी इस्तेमाल किया करते हैं, ठीक है। तो वो वस्तु नहीं होगा वहाँ पे, वस्तु जो कीवर्ड है वो इतिहासकार में नहीं रहेगा। और पुरातत्वविद जो है, ये इसका संबंध जो है वस्तु से है। तो जो अतीत की वस्तु का जो अध्ययन करता है उसको हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। इतिहासकार जो अतीत का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग इतिहासकार कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पुरातत्वविद किसको कहते हैं। दोनों का डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा।
तो तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी किया गया। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना अतीत का वो तो नष्ट हो जाता था, और बहुत जो कठोर चीज़ें जो होती थी ना वही जो जल्दी नष्ट नहीं होती थी, वैसी ही चीज़ें जो है देखने को मिलता है। कभी-कभी यहाँ पे चिड़िया हो गया, मछली की जो हड्डियाँ होता है वो भी देखने को वो भी अतीत में से मिला है। तो इससे ये पता चलता है हो सके अतीत के लोग जो है मछलियाँ भी खाते होंगे, है ना? तो यहाँ पे देखिए अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अब पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार जो है एक किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको स्रोत पता है ना? स्रोत मतलब क्या होता है? रिसोर्स से, जिस चीज से हम लोग आगे की जानकारी को हासिल कर सके। तो ये क्या बोलता है कि इतिहासकार जो होता है ना, जो पांडुलिपि से अगर कुछ मिल रहा है, ठीक है, अभिलेख से कुछ मिल रहा है और पुरातत्व से कुछ मिल रहा है, तो इसको जो है इससे ये इसके लिए एक तरह का स्रोत हो गया। क्या हो गया? स्रोत हो गया। अब इससे ये किसका जानकारी करेगा? अतीत की जो है, और उससे ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करेगा। तो इतिहासकार के लिए ये सब चीज़ें जो है एक स्रोत का रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इतिहासकार और पुरातत्वविद जो होता है ना, जासूस की तरह होता है, जो कि स्रोतों का प्रयोग करके अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अतीत एक या अनेक, तो ऑब्वियसली हमें पता है ना कि जैसे अभी सबका लाइफ डिफरेंट है, कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ जो होते हैं दूसरे के घर में नौकर होते हैं, कुछ किसान होते हैं, कुछ व्यापारी होते हैं। अगर आप इस तरीके से देखें तो सबकी अतीत जो है, अतीत में भी ऐसा होता होगा, तो ऑब्वियसली अतीत जो होता है अलग अलग होता है। सबकी अपनी मतलब अलग अलग हिस्सों में अगर हम लोग जाएँ तो अलग अलग रीति रिवाज देखने को मिलेगा, अलग अलग व्यवहार देखने को मिलेगा, तो इस अलग अलग संस्कृति रहेगा। तो इस तरीके से अतीत जो है ना अलग अलग है। जैसे कि अभी हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में 28 स्टेट है, 28 स्टेट की अपनी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग खान पान है। तो अगर हम लोग कुछ साल के बाद जाएंगे तो हमारे भी अतीत जो रहेगा वो एक तो नहीं रहेगा, वो अनेक हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। तिथियों का मतलब, ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया है। पहले तो बहुत पूछा जाता था, जो कि काफ़ी इजी रहता था, फुल फॉर्म से पूछा जाता था। अभी कई दिनों से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कई सालों से, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कि वर्ष की गणना जो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, अर्थात 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जितनी भी तिथियां होती है ना, वो ईसा पूर्व कहला के रूप में जाना जाता है। और इस पुस्तक में जो है हम जो है 2000 को जो है अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं और वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। इतिहास और तिथियां, देखिए बीसी क्या होता है? बीसी जो होता है इसको हम लोग बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, मतलब ईसा पूर्व कहते हैं। और कभी कभी हम लोग को एडी भी देखने को मिलता है। एडी मतलब एनो डोमिनी होता है, ये लेटिन शब्द से बना है, एनो डोमिनी। इसका मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से होता है। कभी कभी हम लोग को एडी की जगह सीई देखने को मिलता है, इसका मतलब कॉमन एरा होता है। और कभी कभी हम लोग बीसी की जगह जो है बीसीई देखने को मिलता है, ठीक है। एडी की जगह हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? सीई, कॉमन एरा। और बीसी की जगह बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा। तो ये याद रखिएगा, एडी की जगह क्या देखने को मिलता है? सीई मतलब कॉमन एरा। और बीसी की जगह क्या देखने को मिलता है? तो बीसीई बिफोर कॉमन एरा देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी जो है इन शब्दों का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि विश्व के जो अधिकांश देश है वो इसी कैलेंडर को जो है सामान्य मानते हैं और इसी तिथियों को इस और भारत में तिथियों के रूप में जो है लगभग रूप सॉरी इस रूप का प्रयोग जो है 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी हमें ना बीपी भी देखने को मिलता है। बीपी मतलब क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट होता है, बिफोर प्रेजेंट होता है वर्तमान से पहले। तो यहाँ पे कुछ डेट है उसको याद रखिएगा कि बीसी मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट होता है, हिंदी में हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। एडी मतलब एनो डोमिनी होता है, मतलब जिसमें ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस वर्ष से है। और एडी की जगह हमें सीई देखने को मिलता है, मतलब एडी की जगह हमें सीई देखने को मिलता है, मतलब कॉमन एरा हो गया। फिर बीसी की जगह हमें बीसीई देखने को मिलता है, मतलब बिफोर कॉमन एरा हो गया।
ठीक है। इस कभी कभी हमें बीपी देखने को मिलता है, मतलब बिफोर प्रेजेंट होता है। तो ये था आज का क्लास, और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग हर चीज़ एक एक अच्छे से डिस्कस किए हैं, और इसमें से कई बार जो है हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा क्लास 6 के कुछ चैप्टर होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसी चैप्टर से हमें लगभग 10 मार्क्स जो है सीटेट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिविक्स का चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।